नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। वक्फ विधेयक को लेकर संसद से लेकर सड़क तक विवाद, संग्राम या ये कहें कि सियासत छिड़ी हुई है। सियासत इस रूप में हो रही है कि तमाम बड़े बड़े नेता इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर ऐसा बोल रहे हैं कि हिंसा भी हो रही है और हिंसा इस रूप में हो रही है कि जान माल का भी नुकसान हो रहा है। दरअसल सबसे पहले आप ये समझिए कि संसद भवन से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया, दोनों सदनों से पास हो गया, आधी रात को पास हुआ। उसके बाद तमाम मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने कहा और विपक्ष ने कहा कि मौजूदा जो वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ वो संविधान सम्मत नहीं है, आइन के खिलाफ है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ विधेयक को लेकर या ये कहें कि वक्फ कानून को लेकर सीधे तौर पर बात की है। उन्होंने कहा कि 2013 तक वक्फ कानून चलता रहा जिसकी वजह से मुसलमानों को पंचर नहीं बनानी पड़ती। यानी सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर वक्फ कानून सही ढंग से लागू हो जाता तो आज के दौर में मुसलमानों को पंचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई। सुनिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा क्या। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद जवाब में उतरे कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेताओं पर आरोप लगाया और कहा कि आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी कि आपके नेता, मुस्लिम नेता आखिर इस दौर में कर क्या रहे हैं। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी ने पूरी बात क्या कही। इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधे तौर पे कहा कि संसद से सड़क तक इस पूरे मामले को लेकर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, दहलीज पर जाएंगे अदालत के और वहाँ पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और हम अपील करते हैं जनता से, मुसलमानों से कि शांतिपूर्वक आप आंदोलन करिए, शांतिपूर्वक अपनी बात को रखिए। अगर सरकार प्रायोजित कोई दंगा फसाद होता है तो उसमें आपको हिस्सेदार नहीं होना है। यानी सीधे तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा। कांग्रेस के अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। इमरान साहब से सवाल यही करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन एक बड़ा बयान दिया है। पहला बयान दिया है वक्फ बिल के मद्देनज़र। उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ बिल सही से लागू होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। इसके पीछे वजह क्या है इमरान साहब से समझेंगे। पहला सवाल तो आपसे यही पूछूंगा, प्रधानमंत्री के इस बयान को किस तरीके से आप देखते? प्रधानमंत्री जी का ये बयान जो है ना वो सोशल मीडिया के किसी ट्रोल वाली भाषा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है और पंचर बनाते हैं, ये भाषा कौन सी भाषा है? ये भाषा एक अपमानित करने वाली भाषा कहने की कोशिश है फिलहाल। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जी मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। आपने शहनवाज हुसैन को नहीं देखा है क्या? आपने मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं देखा है क्या? आपने जफर इस्लाम को नहीं देखा है क्या? आपने एमजे अकबर को नहीं देखा है क्या? आप अपने ही पार्टी के मुसलमानों को देख लेते तो ये लोग मुझे लगता है पंचर तो नहीं बनाते हैं। और आप तो वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी। तो पकौड़ा तलना, पंचर बनाना लगभग एक ही जैसी बात है। ये आपने इस देश के युवाओं को पिछले 10 साल में इतना रोजगार विहीन कर दिया है कि उनके पास रोजगार के नाम पे, जिंदगी गुजारने के नाम पे या तो पंचर बनाने का धंधा बचा है या फिर पकौड़ा तलने का या ठेला लगाने का या फिर नाली से गैस निकालने का। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पिछले 11 साल से आप सत्ता में हैं, आपने वक्फ की प्रॉपर्टीज का कौन सा ऐसा इस्तेमाल सही से आपकी सरकार ने करवा दिया? ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं जहां आपकी राज्य सरकारों के नियुक्त किए हुए वक्फ बोर्ड के स्टेट चेयरमैन हैं। ऐसा क्या आपने करवा दिया कि आपने आमूल चूल परिवर्तन ला दिया?
आपने पिछले 10 साल में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट घटते घटते बिल्कुल कम कर दिया, आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दिया, आपने मदरसा प्री स्कॉलरशिप बंद कर दी, आपने मुस्लिम युवाओं के शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी बजट थे लगभग उनको कट करके कम कर दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का ये बयान सीधे सीधे एक संविधान विरोधी जो कानून वो लेकर के आए हैं वक्फ को लेकर के, उसको जस्टिफाई करने की असफल कोशिश है। नहीं, ये आपने एक बात कही है कि जस्टिफाई करने की कोशिश है, लेकिन सरकार का और पीएम मोदी का पहले भी ये कहना रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, उसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी वक्फ की संपत्तियों में जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इसको लेके क्या कहें? देखिए मोहित जी, दरअसल इस बिल में जो बातें हैं और देश के गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री ने देश की संसद में खड़े होकर झूठ बोला है। ये कहा कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है और हम कम से कम 2 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पहले 4 से ज्यादा महिलाओं तक की भागीदारी थी, आपने उसको 2 पे लाके रोक दिया। पिछली दिल्ली के वक्फ बोर्ड की जो कमेटी थी उसमें 2 महिलाएं पहले से मौजूद थी। तो यह कहना कि हम मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे और इसको ला करके वक्फ के एक्ट पे पूरी तरह से केंद्रित कर देना, ये पहली बात तो झूठ बोलना है। दूसरी बात, इस देश में अखलाक से लेकर के पहलू खान से लेकर के तबरेज अंसारी से लेकर के मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं, कभी आपने उन मुस्लिम महिलाओं की चिंता की जिनके सुहाग उजड़ गए, जिनके बेटों को मॉब लिंचिंग में आपके आनुषांगिक संगठन के लोगों ने मार दिया? कभी आपने बिल्किस बानो की चिंता की? वो भी तो आपकी गुजरात की बेटी और आपकी बहन है। कभी आपने उसकी चिंता करने की कोशिश की, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश की? तो ये कहना कि हम जो है मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट वितरण के बाद न तो लोकसभा न तो राज्यसभा न तो किसी भी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला किसी सदन का हिस्सा ही नहीं है, और आप मुस्लिम बहनों की अधिकार की बात करते हैं। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार चुनाव में कितनी मुस्लिम बहनों को टिकट देगी? प्रधानमंत्री जी में अगर साहस है तो ये बता करके कि हाँ ठीक है, हम 10 मुस्लिम बहनों को टिकट देंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, घोषित करेंगे ये बात, तब तो हमें लगे कि आप ईमानदार हैं। आप ईमानदार नहीं हैं, आप दरअसल कुछ करना कुछ और चाह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आप वक्फ की जमीनों को लूट के अपना धन्ना सेठ दोस्तों को बेचना चाहते हैं। आप बाकी चीजें बेच चुके हैं, अब ले दे करके आपका ध्यान गया है वक्फ की संपत्तियों पर। इसके बाद आपका ध्यान जाएगा गिरजाघरों पर, जबकि आरएसएस के मुखपत्र ने बाकायदा चर्च की जमीनों को लेकर के एक आर्टिकल भी लिखा, बाद में दबाव बना तो आपने उसको हटा दिया जब राहुल गांधी जी ने विषय उठाया। उसके बाद आपका ध्यान जाएगा इस देश में जितने भी गुरुद्वारे हैं और उनकी जो संपत्तियां हैं उस पर ध्यान जाएगा। आने वाले दिनों में जैन मंदिरों पे आपका ध्यान जाएगा। दरअसल ये सरकार नहीं है, ये व्यापारियों की सरकार है। इसका हित सिर्फ ये है कि धार्मिक चीजों को, पुण्य की चीजों को, आप कब्रिस्तान की जमीनें लूट करके अगर अपने धन्ना सेठ दोस्तों को दे देंगे तो आप सो कैसे पाएंगे सुकून से? आप इस देश के एक बड़े वर्ग के मुर्दों तक को कब्र में सुकून से सोने नहीं देना चाहते। आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? सरकार ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि बरगला रहे हैं मुसलमानों को, और वक्फ विधेयक जो है वो पारदर्शिता तो लाएगा ही, सामाजिक न्याय तो देगा ही देगा, मुसलमानों को बरगलाना बंद कर दीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री जी बरगला नहीं पा रहे हैं, भाजपा बरगला नहीं पा रही है। 37 लाख सौगातें मोदी का किट बांटेंगे और उस किट में यह रखा हुआ था, तो मुसलमान बरगलाया नहीं, वो सवाल पूछता रहा। इसी तरह से आपने किसानों को भी कृषि कानून लाके बरगलाने की कोशिश की थी। 700 किसानों ने अपनी जान दी, लेकिन यह कहा कि हम आपके काले कृषि कानून को नहीं मानते, हम नहीं बरगलाएंगे, और अंत में आपको वो कृषि कानून वापस लेने पड़े। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। आप कितनी कुर्बानियां लेना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप दूसरों पे बरगलाने का आरोप मत लगाइए। आप जो बरगला रहे हैं, लोगों को पता है कि आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे आपकी मंशा क्या है। वो मंशा इस देश की जनता समझ रही है, हर अल्पसंख्यक समझ रहा है कि आपकी मंशा क्या है, और वो आपके इस बरगलाने में नहीं आ रहा है। आप उल्टे जो है दूसरी पार्टियों में बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। इमरान साहब, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आप शायरी भी करते हैं। 1993 के बाद 1995 के बाद 2013 में संशोधन हुआ। 13 के बाद जब इन्होंने संशोधन किया तो आपत्तियां आप लोगों ने जता दी, और जेपीसी की बैठक भी हुई। तमाम बैठकों के बाद कोई नतीजा निकला नहीं।
बिल आया तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। आपको कहाँ कहाँ इस पूरे विधेयक में दिक्कत है, कहाँ आपत्तियां हैं आपको? मोहित जी देखिए, संशोधन का मतलब होता है, आपकी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो एक्ट आप लेके आना चाहते हैं, जो अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं, उसमें आपकी मंशा क्या है। कृषि कानून बिल लेके आए थे, मैंने कहा ना, और बड़े फायदे गिनाए थे इन्होंने, जैसे आज वक्फ के फायदे इनकी पूरी टीम लग के गिना रही है भाजपा की, इसी तरह से किसानों को भी तो कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे। आप जिनका फायदा करने के लिए बिल ला रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें पता है आप फायदा नहीं कर रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो कि हम जबरदस्ती आपका फायदा करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं हम पसमानदा मुसलमानों का फायदा करेंगे। आपने इस देश के बुनकरों के जितने भी उद्योग थे, बुनकर उद्योग, पावर लूम, हथकरघा, आपने बर्बाद करके रख दिया। भिवंडी हो, इचलकरंजी हो, मालेगांव हो, प्रधानमंत्री का खुद का संसदीय क्षेत्र बनारस हो, वहां जो बुनकर है वो ईंट भट्टे पे काम करने को मजबूर है, पलायन करने को मजबूर है। आपने पावर लूम से जो है जो कपड़ा बन रहा था उस पर आपने जीएसटी लगा दी, आपने उनकी कमर तोड़ दी, सब्सिडी खत्म कर दी, और आप कहते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। अखलाक से लेकर के, पहलू से लेकर के, तबरेज अंसारी से लेकर के, अलीमुद्दीन से लेकर जुनैद से लेकर के, ये जितने लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए आपकी सरकारों के समय में, ये पसमानदा नहीं थे क्या? आप कौन सा पसमानदा का भला करना चाहते हैं? मैंने कहा ना, न राज्यसभा, न लोकसभा, न किसी विधानसभा एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं है। लोकसभा में जिस बिल को पेश करने के लिए आप नारा लगा रहे हैं कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, उस बिल को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। अच्छा, मैं बड़ा अच्छा सवाल एक पूछना चाहता हूं। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी सिर्फ मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक लेके आए, ये बोले हम मुस्लिम महिलाओं का भला करना चाहते हैं। फिर उसके बाद ये वक्फ लेके आए, हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। आप इस देश के भारतीय नागरिकों का भला कब करना चाहेंगे? इस देश के युवाओं का भला क्यों नहीं करना चाहते? उनको रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? इस देश की महंगाई पे कम करके इस देश की आम जनता का भला क्यों नहीं करना चाहते? उसमें हिंदू का भी भला हो, मुसलमान का भी भला हो, सिख का भी भला हो, ईसाई का। आप सिर्फ मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। ये तो बड़ा विरोधाभासी है। मुझे लगता है कि उनके देश में जो भी मतदाता उनको वोट देता है उसे सोचना चाहिए कि भैया वोट तुम किस लिए दे रहे हो और वो भला मुसलमानों का किए जा रहे हैं। ये तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति नहीं बताई आपने कि कहाँ आपको दिक्कत है बिल में। नहीं, मैंने आपत्तियां बताई। जितने भी अमेंडमेंट हैं सारे संविधान विरोधी अमेंडमेंट हैं, सारे संविधान विरोधी। और जितनी पार्लियामेंट की डिबेट हुई, पूरे अपोजिशन ने, किसी भी पार्टी का रहा, जो उसने स्ट्रांग पॉइंट रखे हैं। हम कह रहे हैं आप जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं आप उसको जस्टिफाई नहीं करना चाह रहे, नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आपने, गृह मंत्री ने कहा कि 113 संपत्तियां जो हैं वो दिल्ली में जो हैं 123 संपत्तियां, 123 संपत्तियां हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ने जो है अमेंडमेंट ला करके अगर मुसलमानों को न दे दिया होता तो हम ये बिल ना लाते। ये गृहमंत्री जी ने देश की संसद में कहा, झूठ बोला गृहमंत्री जी ने। ये जो 123 संपत्तियां हैं दरअसल वो कांग्रेस के 2013 के अमेंडमेंट से नहीं आई हैं। ये जो संपत्तियां हैं ये 1911 में, जब ये रायसीना हिल्स जहां आप बैठे हैं, राष्ट्रपति भवन बन रहा था, जब संसद बन रही थी, जब पूरा लुटियन जोन बस रहा था, जब अंग्रेज जो है वो भारत में कोलकाता के बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बना रहे थे, उस समय उन्होंने जब यहां की जमीनें एक्वायर करनी शुरू की तो ये आसपास की जमीनें सारी मुसलमानों की थी। मुस्लिम यहां पर गांव थे, और उस समय जो एक्वायर किया तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया अपने धार्मिक स्थलों के लिए, अपनी कब्रिस्तानों के लिए, अपनी खानकाहों के लिए। 1911 में यह मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और यहां के जो मुस्लिम धार्मिक लोग थे उन्होंने कहा कि भाई आप जमीन ले लीजिए, हमारे धार्मिक स्थल मत लीजिए। तब 1913 में आजादी से, आप सोचिए ना, 40, 42, 43 साल पहले, आजादी से पहले, उस समय मुस्लिम वैलिडेशन वक्फ एक्ट ला करके 1913 में 123 यही प्रॉपर्टियां उस एक्ट को ला करके उसकी देखरेख करके अंग्रेजों ने कहा कि हम इन प्रॉपर्टियों को नहीं छुएंगे क्योंकि ये धर्म स्थल है। उसके बाद यहां पर ये लुटियन जोन बसा, और आज आप कहते हैं कि कांग्रेस ने दे दिया। कांग्रेस पे आप तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। दरअसल सरकार झूठ बोलती है सदन में खड़े होकर। सरकार जो कह रही है कि पार्लियामेंट भी वक्फ की संपत्ति है, अगर हम बिल नहीं लाते तो पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड में आ जाता और पार्लियामेंट भी वक्फ की संपत्ति में आ जाता, किस तरीके से देख? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो 123 संपत्तियों की जो लिस्ट है उसमें मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में क्या किया, वक्फ को लेकर के एक हवा खड़ा किया और कुछ ऐसे मुस्लिम तथा कथित सरकारी मुसलमान खड़े किए जो ये बातें बोलें ताकि आम हिंदू भाई को लगे कि नहीं नहीं ये तो सही भाजपा सही बोल रही। ऐसे ही बीच में आपने देखा होगा कि जब महाकुंभ का पर्व चल रहा था तो बरेली में एक सरकारी मुसलमान है, टीवी चैनलों के प्रिय भाजपाई,
उन्होंने बयान दिया कि कुंभ तो जो है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है। उसके बाद उसका बड़ा हुआ खड़ा किया गया। बाद में उन फर्जी जो मौलाना साहब थे उनसे किसी ने नहीं पूछा कि भैया ये बताओ ये बयान तुमने किसके कहने पे दिया। आप उनकी कॉल डिटेल निकलवाइए तो पता चलेगा या तो आरएसएस ने फोन किया था या तो सरकार के किसी कारिंदे ने उनसे फोन करके कहा था कि इस तरह का बयान दीजिए। दरअसल इस तरह का बयान दिया जाता है नैरेटिव बनाने के लिए, ताकि आम हिंदू भाई जिसको इस एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, जिसको वक्फ की संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं, उसके मन में व्हाट्सएप के जरिए ज्ञान परोसा जा सके कि तुम्हारी तो सारी संपत्तियां जो है वो सरकार की भी संपत्तियां वक्फ, जिस पे उंगली रख देगा वो वक्फ की हो जाएगी। दरअसल ये जो झूठ बोला गया है वो सबसे खतरनाक झूठ है। इस देश में सरकार ने बहुत सारी वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा किया हुआ है और वक्फ बोर्ड उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़ रहा है। गृह मंत्री जी ने देश की संसद में कई सारे झूठ बोले थे। मैंने अपने भाषण में बाकायदा इन चीजों का पर्दाफाश किया है। लेकिन इमरान भाई एक आखिरी सवाल पूछूंगा, वक्फ को लेकर राजनीति तो हो ही रही है संसद से लेकर सड़क तक, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में या देश के दूसरे हिस्सों में जो हिंसा हो रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हिंसा सिर्फ एक जगह मुर्शिदाबाद में हुई और वो बहुत ही शर्मनाक है। कहीं भी हिंसा हो, कोई भी हिंसा करे, वो मुर्शिदाबाद में कोई हिंसा करे या मणिपुर में कोई हिंसा करे या आगरा में कोई हिंसा करे या प्रयागराज में किसी दलित को जला दिया जाए, हिंसा हो, हिंसा पूरी तरह से कंडेम की जाती है और उसके खिलाफ खुल करके पूरा अपोजिशन बयान दे रहा है और देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए कि आप संविधान विरोधी कानून क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं संविधान विरोधी कानून? दरअसल भाजपा चाहती है कि अराजकता का माहौल बने। इस हिंसा को तूल कौन दे रहा है? भाजपा, मीडिया दे रही है, मीडिया के जरिए भाजपा दे रही है। उनके नैरेटिव को सूट करता है। इस देश में दंगा हो, इस देश में माहौल खराब हो, अराजकता का माहौल हो, फायदा किसको होता है? लड़ाई कहां तक चलेगी? लड़ाई आपकी कहां तक? फायदा किसको होता है? हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात आएगी तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। जैसे किसानों ने इस देश में कितने आमरण अनशन किए, अपना प्रोटेस्ट रखा। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले हैं। हिंसा इस देश में, मैं तो पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से किसी चीज पे आप असहमत हैं तो अपनी बात रखिए। कोई भी सरकार प्रायोजित हिंसा करवाना चाहती है चुनावी फायदों के लिए, उससे बचिए। आधी रात को जब वक्फ संशोधित विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के भीतर पास हो रहा था, उस वक्त तमाम मुस्लिम संगठनों के नेता बाहर विरोध कर रहे थे और विपक्ष संसद के भीतर विरोध कर रहा था और कह रहा था कि संविधान के सम्मत है नहीं ये विधेयक, संविधान के खिलाफ ये विधेयक है, लिहाजा हम इसको लेकर लड़ाई सड़क पर लड़ते रहेंगे। विपक्षी नेता बयान तो दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, जिस तरीके से जान माल का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से लोगों के घर तोड़े गए हैं, वो आज के दौर में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं एक दीवार पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तमाम विपक्ष के नेता, राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वक्फ के खिलाफ हैं, लेकिन जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, वो समाज में नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी राकेश कुमार रावत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।